अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। जो लेक्चर नंबर 2 हमने किस चीज़ पर देना है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पे। बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था साइंस से कि साइंस क्या होती है। उसके बाद हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज मज़ीद बढ़ा, हमने साइंस को फर्दर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, उसके बाद फिजिकल साइंस से हमारा मेन मतलब था, हमने उठाया फिजिकल साइंस को, और फिजिकल साइंस भी आगे फर्दर 19th सेंचुरी में 5 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड हुई थी। 5 मेन स्ट्रीम्स में वो कौन कौन सी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 ब्रांचेस में आगे से फिजिकल साइंस जो थी वो डिवाइड हुई थी। अब उन 5 ब्रांचेस में से भी जो पहली ब्रांच थी फिजिक्स, उसे हमने फर्दर आगे स्टडी किया था। हमने देखा था कि व्हाट इज फिजिक्स। हमने कहा था फिजिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। कि जब मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास फिजिक्स की कोई ना कोई ब्रांच वजूद में आती है, हमारे पास फिजिक्स वजूद में आती है। तो इस चीज़ की मैंने आपको एग्जांपल वगैरह भी दी थी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने फिजिक्स की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स की ब्रांचेस। ठीक है, कि फिजिक्स को भी आगे फर्दर ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया। किसी भी चीज़ को उसकी ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स? ब्रांचेस में डिवाइड करने की सबसे पहले ज़रूरत इस वजह से हमें पड़ती है क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उस चीज़ का, तो हम उसे जस्ट फिजिक्स के नाम से अगर हम पढ़ें तो मतलब हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ें, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, हम मैकेनिक्स पढ़ें, हम हीट पढ़ें, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। ठीक है, तो हर एक अलग अलग चीज़ को पढ़ने के लिए हम उसे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है फिजिक्स का। तो इसलिए हमने इसे क्या किया, हमने फिजिक्स को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली ब्रांच क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि किसी भी चीज़ के आप मोशन को स्टडी जब करते हैं, किसी भी चीज़ के आप मोशन को स्टडी करते हैं, बेशक मैं चल के आ रहा हूँ, मेरा मोशन आप स्टडी कर रहे हैं, बेशक आप किसी कार का मोशन स्टडी कर रहे हैं, किसी एरोप्लेन का मोशन स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मोशन स्टडी कर रहे हैं कि मूव कैसे कर रही है चीज़, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ये किस वजह से कर रही है, ये करने के इफेक्ट्स आगे क्या क्या हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ के साथ रिलेट करेंगी? वो रिलेट करेंगी मैकेनिक्स के साथ। तो आइए देखते हैं, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कि इसकी कॉजेज क्या क्या हैं, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। यानी कि गाड़ी में हमने फ्यूल डाला तब गाड़ी मूव की, उसके बगैर गाड़ी मूव नहीं कर सकती थी। धक्का लगा के कर सकती थी, चलो वो बात अलग है, बट वो भी उसके काज में आ जाती। ठीक है, धक्का लगाना भी। तो उसके बाद सेकंड थिंग इज इफेक्ट्स, यानी कि हमारे पास इफेक्ट्स क्या हुए? इफेक्ट ये हुआ कि फ्यूल बर्न हुआ, अगर हमने धक्का लगाया तो हमारी एनर्जी यूज हुई। ठीक है, तो ये क्या था? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो ये चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? ये मैकेनिक्स की है, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब इसे मज़ीद में अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, ये जैसे मैंने गाड़ी की आपको एग्जांपल दी, ये गाड़ी पॉइंट ए पे खड़ी हुई है और इसने जाना है पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर जाने के लिए ऑफ कोर्स के इसे एक मोशन करना पड़ेगा, एक मोशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक मूव करना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस। ठीक है, तो जिस टाइम ये डिस्टेंस कवर करेगी कोई भी, तो क्या होगा कि इसने मतलब इसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से इसने डिस्टेंस मूव किया, और इसके उसके बाद इफेक्ट्स क्या हैं। ये सारी की सारी जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम इसका क्या मतलब है कि हम फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ रहे हैं हुज नेम इज मैकेनिक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हीट। हीट क्या चीज़ है? यानी कि अब मैकेनिक्स हमने मोशन से जो रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, हमने कह दिया कि यार ये तो हमारी हो गई मैकेनिक्स हो गई, ये फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर हीट को पढ़ते हैं कि यार मेन सोर्स हमारे पास हीट का जो है वो सन है, उसके अलावा हम फैक्ट्रीज वगैरह में हीट यूज़ करते हैं, मतलब आयरन को या डिफरेंट मेटल्स को बर्न करने के लिए, उन्हें बर्न करने के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं, बट ये है कि उन्हें मेल्ट वगैरह करने के लिए, तो हम हीट को यूज़ करते हैं। तो हीट के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे वो फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच है क्योंकि वो भी काफ़ी वास्ट नॉलेज है हीट पर भी। थर्मोडायनेमिक्स भी इसी चीज़ के साथ काफ़ी हद तक रिलेटेड है। तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट,
हीट की नेचर क्या है, हीट का काम क्या है, हीट का काम है जलाना, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर आपको जब हीट लगेगी तो आप पर उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि इफेक्ट्स क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। और मोड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो क्या है, वो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं कि जिन मोड्स में हीट ट्रांसफर हो सकती है। बट ये अभी आपने आगे फर्दर पढ़ने हैं। तो अभी जस्ट आप इतनी चीज़ देख लें कि इन डेफिनेशंस में हीट है तो हीट से रिलेटेड इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इफेक्ट्स और नेचर ऑफ हीट, ये 3 चीज़ें जब हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या है, हम हीट को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच हीट, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं जब हम साउंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। साउंड को भी एक अलग से ब्रांच का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सारी की सारी जो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है वो हो रही हैं वेव्स। साउंड, मेरा साउंड आप तक कैसे पहुंच रहा है, मेरा साउंड तो चलें ठीक है आप तक आप कहेंगे कि मोबाइल के थ्रू पहुंच रहा है, बट मोबाइल के भी आगे मतलब आपके कानों तक, मोबाइल से आपके कानों तक साउंड कैसे पहुंच रहा है, तो उसके लिए भी अगर दरम्यान में मीडियम एयर ना हो, एयर अगर दरम्यान में ना हो तो कभी भी मेरा साउंड आप तक नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और साउंड हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये स्पीकर है, इसके मुंह से बात निकल रही है, ठीक है। साउंड ऐसे वेव्स की फॉर्म में मूव करेगा और अपने लिसनर के कानों तक जाएगा, इसके कानों तक जाएगा ये। तो साउंड कैसे मूव करता है, साउंड मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, साउंड किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देयर प्रोडक्शन, के साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इन दोनों को मैं आपस में मारता हूं, इसे मैं इसके साथ मारता हूं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड की प्रोडक्शन को जब हम स्टडी कर रहे हैं या फिर साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं या फिर साउंड की हम अगर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं या फिर हम इसकी एप्लीकेशंस को साउंड मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, साउंड अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है साउंड तो हमारी डेली लाइफ में हर जगह पर अप्लाई हो रहा है। नहीं तो अभी हम मतलब अगर साउंड अप्लाई ना हो रहा होता यहाँ पर तो अभी हम गोंगों की तरह इशारे कर रहे होते तो मतलब ये है कि साउंड की एप्लीकेशंस हैं, हर जगह पर एप्लीकेशंस हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ें जब साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे कि हम ये फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच स्टडी कर रहे हैं हुज नेम इज साउंड, ठीक है। उसके बाद अब आगे हम लाइट को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट ब्रांच में डिवाइड कर दिया। तो क्या है, लाइट को ऑप्टिक्स का भी नाम दिया जाता है और इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। लाइट की भी बच्चों अभी आपको पता नहीं होगा, आप मुझे चलें एक सवाल का जवाब दें, लाइट एज अ वेव ट्रैवल करती है या एज अ पार्टिकल ट्रैवल करती है। नो, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि वेव, बल्कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वेव एज अ वेव ट्रैवल करती है, बट लाइट की डुअल नेचर है। लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है। लाइट की जो है, लाइट की डुअल नेचर है और ये आई थिंक सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से और वहाँ से ये बातें पता चलनी शुरू हुई थी कि लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। बट ये बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, ये मतलब आपको एफएससी के बाद ही जाकर कहीं पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट क्या लेते हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को जब हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस ब्रांच में आता है, वो लाइट ऑप्टिक्स की ब्रांच में आता है। इसी के साथ साथ लाइट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, लाइट की वर्किंग को पढ़ रहे हैं कि लाइट वर्क कैसे कर रही है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। जैसे कि अब हमने ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह पढ़े हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़, यही वाला फिनोमेना यूज़ हो रहा है। अभी आई थिंक सो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, बट ये है कि आगे आप पढ़ेंगे फर्दर। तो ये सारी की सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, वर्किंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम बेसिकली पढ़ रहे क्या हैं, हम फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच लाइट ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि कोई भी चार्जेस जो हैं वो जब रेस्ट पर होते हैं, चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं। अब चार्जेस का आई थिंक सो के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई चार्जेस रेस्ट पे पड़े हुए हैं तो क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच को हम डील कर रहे हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। या फिर चार्जेस इन रेस्ट एंड इन मोशन,
या फिर चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो जब चार्जेस बच्चों मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि करंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो करंट इज बेसिकली द मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, किसी भी वायर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, देयर इफेक्ट्स के इनके चार्जेस के मूव करने के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इफेक्ट्स यही है कि अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आप एक बार सीधे हो जाओगे। तो इफेक्ट्स यही है, मतलब भाई लाइट हमारे पास ये बल्ब वगैरह जल रहा है या कुछ भी, तो ये सारा करंट के फ्लो होने की वजह से जल रहा है। यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच हम स्टडी कर रहे हैं। इसी के साथ इसका चार्जेस का जो रिलेशन है मैग्नेटिज्म के साथ, द रिलेशन ऑफ चार्जेस, देयर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, चार्जेस का रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ कैसे है। अब आपने तो जहां तक देखा होगा, आपने कहा होगा भाई यार मैग्नेट्स जो है वो टोटली अलग चीज़ है, वहां पर तो चार्जेस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बट क्या आपको पता है कि जब चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी वायर में तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। अब मतलब इंस्ट्रूमेंट लाकर जहाँ से जिस तरीके से हम मैग्नेट फील्ड चेक करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वो आप अगर इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, उसकी पेन डाइवर्ट हो जाएगी। यानी कि वो इस चीज़ का प्रूव है वाज़िया कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर चार्जेस के इर्द गिर्द। बट ये सारी की सारी चीज़ें आप इन डेप्थ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी ये ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है, इसमें हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, चार्जेस के बारे में सारी चीज़ स्टडी करते हैं कि जब चार्जेस रेस्ट पर हैं, जब चार्जेस मोशन में हैं, या चार्जेस के क्या इफेक्ट हो रहे हैं इन दोनों केसेस में, या फिर ये चार्जेस कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इनका रिलेशन क्या है मैग्नेटिज्म के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस ब्रांच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम से। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक फिजिक्स। तो नाम से जाहिर है, ये क्या नाम लिखा हुआ है, एटम, एटम, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो एटम को आपने पढ़ा होगा, एटम का आपने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से दरमियान में ये जो है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन्स हैं। वैसे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो बनाया है हाइड्रोजन एटम बनाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जस्ट एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे सिंपल एटम है, इसलिए मैंने ये बनाया। तो और इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हो गया। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। सही है, एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या क्या हैं। ठीक है, तो एटम हम कहते थे कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, किसी भी चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो एटम होता है। बट अब तो एटम के अंदर की भी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उसके बाद ये साइड पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ई वाला, तो ये क्या है कि ये इसके अंदर की चीज़ें भी अब हमें पता हैं। इसी तरीके से प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, हम सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। उसके बाद फर्दर आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये जस्ट किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, इस न्यूक्लियस के साथ। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये हम किसको स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, ये किस चीज़ के साथ डील करती है, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, के न्यूक्लियाई का बिहेवियर क्या है, हर एटम में क्या क्या बिहेवियर है इसका, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स है। तो क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जब स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है, हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हुज नेम इज प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा एक नया नाम है जो आज तक आपने कभी पहले, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी सुना हो। ठीक है, तो प्लाज्मा अब क्या है, प्लाज्मा हमारे लिए एक नया नाम है। तो ये नया नाम नहीं है, बल्कि ये अंदर चीज़ ही सारी की सारी नई है। आपने आज तक पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है, मैटर की जस्ट 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। बट नहीं, मैटर की यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं 4थी स्टेट। ठीक है, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। सही है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी, प्लाज्मा किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन
प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि मादे की एक चौथी किस्म है, ठीक है। और ये क्या होती है? ये सारी की सारी किस चीज़ के साथ रिलेट करती है? ये आयन्स के साथ रिलेट करती है। आयन बेसिकली क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, आई थिंक सो कि आप साइंस में भी पढ़ के आए होंगे कि जब भी किसी एटम में से, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर गेन करता है, यानी कि किसी दूसरे एटम से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया या फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे एटम को दे दिया, तो ये क्या बन गया? ये आयन बन गया, जिसे फर्दर हम कैट आयन या एन आयन कहते हैं। तो वो जो सारे आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और यहाँ पर हमने क्या पढ़नी है? इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की प्रोडक्शन पढ़नी है कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके होता है, तो इसकी प्रोडक्शन पढ़नी है और फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने देखी होंगी वो ट्यूब लाइट्स बड़ी बड़ी जो पहले होती थी, मैं भी आप लोगों ने देखी हों, तो बड़ी बड़ी ट्यूब लाइट्स दीवारों के ऊपर लगी होती थी जिससे हमें रोशनी मिलती थी। तो उसके अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही होती थी वो यही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर यूज़ हो रही होती थी। वहाँ पर भी ये प्लाज्मा फिजिक्स इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट ब्रांच पढ़नी है जियो फिजिक्स। जियो तो नाम से जाहिर है, अगर आप नाम ले रहे हैं जियो का तो आपके जहन में आती होगी अर्थ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सही है कि अर्थ का अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली अर्थ कैसे, मतलब अर्थ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, चट्टानें मौजूद हैं, मैदान, पहाड़, दरिया, सहरा, तो जो कुछ भी है अर्थ के साथ रिलेटेड जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के साथ, वो क्या चीज़ है? वो है जियोफिजिक्स। तो आज आपकी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।